नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। शुगर मिल संचालकों पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के ग्रीन हाइट्स सोसाइटी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो महेश्वरी ब्रदर्स हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, उनके एक ठिकाने पर यहाँ इस वक्त भी छापामार कार्रवाई चल रही है। हालांकि अंदर इस फ्लैट के किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर सुरक्षा बंदोबस्त आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है कि अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक कई ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। उनमें होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर शामिल हैं और साथ ही साथ भोपाल में भी उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। ये दरअसल जो मामला है वो इनकम टैक्स में गड़बड़ी और आय से अधिक संपत्ति का माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इनकम टैक्स विभाग के किसी अधिकारी की ओर से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन छापे की ये कार्रवाई लगातार अल सुबह से जारी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आज तड़के आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई शुरू की। होशंगाबाद के व्यापारिक घराने माहेश्वरी ब्रदर्स के ठिकानों पर यह कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें माहेश्वरी ब्रदर्स के होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल सहित भोपाल के तमाम ठिकानों पर दबिश देकर कागजात खंगाले जा रहे हैं। टैक्स चोरी सहित अन्य बातों की जांच इनकम टैक्स विभाग की टीम कर रही है। जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह करीब 1 दर्जन टीमों ने छापामार कार्रवाई शुरू की है, जिसमें 1 दर्जन टीमों के साथ करीब 70 वाहनों में आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे। फिलहाल आयकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि टैक्स चोरी या इसी प्रकार की किसी जांच में आयकर विभाग लंबे समय से लगा हुआ था और दस्तावेज पुख्ता होने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। बनखेड़ी में अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद नरसिंहपुर, बैतूल शुगर मिल और पिपरिया की राइस मिल पर भी छापामार कार्रवाई शुरू की गई है। माहेश्वरी ब्रदर्स होशंगाबाद का बड़ा उद्योगपति परिवार है, जिनकी 7 मिलें और श्रीजी ट्रेडर्स, श्रीजी एग्रो सहित तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। टैक्स चोरी का अनुमान इस पूरी कार्रवाई के दौरान लगाया जा रहा है। आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी जो आयकर विभाग की टीम अचानक कल सुबह इतनी बड़ी तादाद में पहुंची और जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आएंगे, यह आयकर विभाग की जांच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक की कार्रवाइयों में यह सबसे धार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बदमाश यहाँ डिप्टी कलेक्टर को भी नहीं छोड़ रहे और उन पर भी हमला कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला बीती रात का है, जब धार के डिप्टी कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान भोपाल में मीटिंग में शामिल होकर वापस धार लौट रहे थे, तभी इंदौर अहमदाबाद स्थित 4 लेन पर ग्राम लेबड़ के पास में उनके बोलेरो वाहन पर पथराव हुआ है। इसके बाद में बोलेरो वाहन को रोककर बदमाशों ने लाठियों से उनके ड्राइवर और ऑपरेटर के साथ मारपीट की है। ये तो गनीमत रही कि डिप्टी कलेक्टर ने तुरंत बता दिया कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और यह बात सुनकर बदमाश जो है मौके से फरार हो गए। इसके बाद में वो सादलपुर थाना पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जो है पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने बदमाशों की गाड़ी को ट्रेस कर लिया है और जल्द ही बदमाश पुलिस गिरफ्त में होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये पाँचों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें खरगोन का कालू सिकलीघर भी शामिल है, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जिलों और उत्तर प्रदेश में भी इन हथियारों की सप्लाई करता था। आईजी विवेक शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में सेवक उर्फ कालू सिकलीघर भी शामिल है, जो अपने गांव सिगनूर, थाना गोगामा, जिला खरगोन में ही अवैध हथियार बनाकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों में अवैध हथियार सप्लाई का काम करता है, जिसके खिलाफ भी अवैध हथियार संबंधी अपराध पंजीबद्ध हैं। धार और बड़वानी, खरगोन जिलों में रहने वाले सिकलीघरों का संपर्क भी प्रदेश के बाहर और दूसरे जिलों में भी है। वे उत्तर प्रदेश और उसकी सीमा से लगे जिलों से आने वाले ग्राहकों को अवैध हथियारों का परिवहन इंदौर से भी करते हैं। इस बिंदु पर कार्य करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक रुचिवर्धन मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को निर्देशित किया है। आईजी ने इस बड़ी कार्रवाई में शामिल क्राइम ब्रांच पुलिस को 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। इन सदस्यों के पकड़े जाने के बाद पुलिस अब उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जो लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं और इनसे हथियार खरीदते थे। शहीद चंद्रशेखर आजाद का आज बलिदान दिवस है।
और इस मौके पर शहीद की जन्मस्थली आज़ाद नगर भाबरा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ पर प्रदेश के 2 मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल और जीतू पटवारी भी शामिल हुए और आज़ाद की कुटिया पर जाकर उन्हें नमन किया। वहीं भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर भी आज़ाद को नमन करने पहुंचे। यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्वराज संस्थान की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं शासकीय जो विभाग हैं उन्होंने यहाँ पर विभागों की प्रदर्शनी लगाई और कई क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आज आज़ाद के बलिदान दिवस पर शामिल हुए। सतना जिले में एक बार फिर राजस्व अमला पर खनिज माफिया ने हमला किया है। उचेरा तहसीलदार और नाजिर पर हमला किया गया है। अब इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। सतना जिले के उचेरा तहसीलदार अभय राज सिंह और नाजिर ने आज अवैध खनन करने वाले पर कार्रवाई करने का मन बनाया। रेलवे स्टेशन के पास ही इन्होंने जांच लगाई। उसी समय एक ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी हुई निकली, जिसे रोक लिया गया, लेकिन रसूखदार ट्रैक्टर मालिक ने तहसीलदार और नाजिर पर हमला बोलकर ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश की। हालांकि काफ़ी झूमाझपटी के बाद जो आरोपी वाहन मालिक है वो फरार हो गया और घंटों देरी से पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया है। मामले की लिखित शिकायत उचेहरा थाने में दर्ज कराई गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के जरिए अब कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल में अगर भर्ती है तो उसे वक्त पर खून की सुविधा मिल सकेगी। अब तक के फरमान के हिसाब से केवल बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी में आने वाले मरीजों को ही मुफ्त में ब्लड की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अब नए आदेश के जरिए मरीज चाहे किसी भी श्रेणी का हो, जरूरत पड़ने पर उसे खून की सुविधा मिल सकेगी। ज्यादातर ब्लड बैंकों में जरूरत के समय मरीजों को ब्लड देने से पहले डोनर की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। समय पर खून की व्यवस्था न होने के कारण मरीज की मौत हो जाती है। समय पर खून न मिलने के कारण होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अधिकांश ये देखा गया है कि सड़क हादसों में घायल लोगों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को ऑपरेशन के दौरान समय पर ब्लड और कंपोनेंट नहीं मिल पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक राकेश मुंशी ने सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि अस्पताल में भर्ती बीपीएल श्रेणी के मरीजों को फ्री में ब्लड कंपोनेंट उपलब्ध कराए जाएं। अब तक की व्यवस्था के हिसाब से हॉस्पिटल में भर्ती गरीब मरीजों को ही फ्री में ब्लड दिया जाता रहा है। इसके अलावा सिकल सेल, हीमोफीलिया और थैलीमीसिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बिना किसी शुल्क के निःशुल्क ब्लड की सुविधा मिलती थी। एपीएल श्रेणी के मरीजों को प्रति यूनिट ब्लड प्रोसेसिंग चार्ज देना होता था। नए आदेश के बाद एपीएल श्रेणी के मरीजों को भी निःशुल्क ब्लड की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड में भर्ती मरीजों को प्रोसेसिंग चार्ज की निर्धारित दरों पर होल ब्लड और ब्लड कंपोनेंट दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग में ये बात खुलकर सामने आई कि अधिकतर मरीजों की मौत खून की कमी के कारण हो जाती है। जरूरत पर उन्हें खून नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। मामले पर बहुत ही ध्यान दिया गया और विभाग ने ये फैसला लिया गया कि मरीजों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मरीज किसी भी श्रेणी का हो उसे वक्त पर खून मुहैया करा दिया जाएगा। बैतूल में 14 साल की नाबालिग द्वारा आत्मदाह करने के मामले में बैतूल पुलिस ने तीनों आरोपियों अजय, संदीप और नितेश को गिरफ्तार कर लिया है। आज बैतूल पुलिस ने तीनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया, लेकिन उनसे बात करने की अनुमति नहीं दी गई। बैतूल पुलिस का ये कहना है कि तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है और उनसे आगे की पूछताछ रिमांड पर लेने के बाद की जाएगी। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार ज्यादती की गई थी, जिससे प्रताड़ित होकर के नाबालिग ने आत्मदाह जैसा कदम उठाया था। इस मामले में एक नया मोड़ ये भी आया है कि 24 फरवरी की रात 10 बजे जो नाबालिग लड़की है वो बैतूल के कोतवाली थाने भी पहुंची थी और उसने पुलिस से मदद मांगी थी। लड़की ने पुलिस से ये कहा था कि उसकी बस छूट गई है और वो अपने गांव जाना चाहती है। बैतूल कोतवाल के मुताबिक उन्होंने पुलिस की एक टीम के साथ लड़की को उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचा दिया था।
लेकिन इस पूरे मसले में सोचने वाली बात यह है कि क्या पुलिस ने लड़की से ये नहीं पूछा कि वो रात 10 बजे यहाँ क्यों घूम रही है और उसे क्या परेशानी है। जब यही सवाल बैतूल के मीडिया ने भी पुलिस से किया तो पुलिस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने का दावा करी और पुलिस का ये कहना है कि आगे भी इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा वो मीडिया को बताया जाएगा। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बैतूल पुलिस ने पीड़िता के परिवार को कुछ आर्थिक सहायता भी दिलवाई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद आयकर विभाग ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार के 5 करीबियों के ठिकानों पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सबसे पहला नाम पूर्व मुख्य सचिव विवेक कुमार ढांड के ठिकाने पे छापेमार कार्रवाई की गई, तो वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का पद संभाल रहे वरिष्ठ और रसूखदार IAS अनिल टुटेजा के भी ठिकानों पे दबिश दी गई। तो वहीं रायपुर शहर के महापौर एजाज ढेबर के भी कई ठिकानों पे आयकर विभाग ने दबिश देके कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा भी एक बड़े होटल व्यापारी गुरुचरण सिंह होरा के ठिकानों पे, तो वहीं बड़े शराब कारोबारी अनमोलक सिंह भाटिया के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने दबिश दी। न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि भिलाई, बिलासपुर और बालोद में भी आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद जितना प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा हुआ है, उतना ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक गलियारे के लोग, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग इसे राजनीतिक रिवेंज की बात कह रहे हैं, राजनीतिक बदलापुर की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग इसे आयकर विभाग की सामान्य कार्रवाई बता रहे हैं। बहरहाल सरकार के 5 करीबियों पे आयकर विभाग के शिकंजे ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा खुलासा इन तमाम छापों के बाद, इन तमाम दस्तावेजों के जब्त करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कुछ बड़े खुलासे इसमें होने बाकी है। बहरहाल इंतजार इस बात का कि आयकर विभाग की ओर से जब आधिकारिक रूप से जानकारी दी जाएगी तब जाके पता चलेगा कि इस पूरे मामले पे रसूखदारों के अलावा और कितने नाम शामिल होते हैं। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में पड़ रहे इनकम टैक्स के छापों से हड़कंप मची हुई है और राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो महापौर एजाज ढेबर के घर के साथ ही जो है पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड के घर में छापा पड़ा आयकर विभाग का, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो IAS अनिल टुटेजा के घर पर भी छापा पड़ा इनकम टैक्स का, और ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और करीबन अब बात करें तो अनिल टुटेजा काफ़ी रसूख मतलब काफ़ी पावरफुल अधिकारी माने जाते हैं सरकार में, और पिछली जो सरकार थी उसमें भी इनको काफ़ी पावरफुल माना जाता था। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो छापेमार कार्रवाई है इसको ज़रूर कांग्रेस कह रही है कि रंजिश फस की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस छापेमार कार्रवाई से ये भी माना जा रहा है कि सरकार के वो तमाम लोग जो उनके करीबी हैं उनको शिकंजे में लेने की कोशिश की गई है। और तमाम जो CRPF के करीबन 30 से 35 जो जवान हैं वो भीतर मौजूद हैं, और उसके साथ ही महिला बटालियन जो थी वो भी उसकी जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। और उसके साथ ही मीनाक्षी टुटेजा जिनका सलून और अकेडमी है, जो अनिल टुटेजा की पत्नी है, उनके सलून और अकेडमी में भी ये कार्रवाई लगातार जारी थी। और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जानकारी ली जा रही है। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर ये देखा जा रहा है, इस कार्रवाई को भी देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अभी जो हालिया जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या कोई फंडिंग जो है और उसमें किस तरह से जो है क्या कोई फंडिंग की गई, और साथ ही किस तरह से जो अनिल टुटेजा है उन्होंने मुख्य भूमिका क्या कोई भूमिका निभाई है, इस पर लगातार जो कार्रवाई जारी है। अनिल टुटेजा का जो है टुटेजा ट्यूटोरियल भी चलता है, उसके साथ ही उनकी जो पत्नी है मीनाक्षी टुटेजा, उनका जो सलून भी है जो पूरे प्रदेश भर में उसकी ब्रांचेस और काफ़ी माना हुआ सलून है। तो ये जो कार्रवाई के दौरान जो सलून के भीतर जो लोग थे उन्हें भीतर ही रखा गया और किसी को आने नहीं दिया गया, ना किसी को बाहर जाने दिया गया। करीबन 8:30 बजे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो यहाँ पर 2 बड़ी गाड़ियों में पहुँची और उसके बाद बाकी की जो फोर्स है वो यहाँ पहुँची। तो अभी भी ये कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के बाद देखना ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ क्या आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस कार्रवाई के बाद में पूरे प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं सरकारी जो महकमे में भी खलबली मची हुई है। संपूर्ण प्रदेश सहित दुर्ग जिले के भिलाई में भी आज आयकर विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी है। आज सेक्टर 9 स्थित अरुण पति त्रिपाठी जो आबकारी विभाग में OSD के पद में कार्यरत है, उनके निवास में दबिश दी गई है। सुबह से अधिकारी यहां पर छानबीन में लगे हुए हैं और तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा कर रहे हैं। बताया जाता है कि जो यहाँ पर जो दबिश दी गई है उनमें 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। लोकल किसी विभाग के अधिकारियों को किसी की सूचना नहीं है। अचानक इस दबिश देने से आज संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा हुआ है।
जिस तरह से आयकर विभाग ने दबिश दी है, ऐसे और भी कई ठिकानों में दबिश देने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसकी वजह से संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा हुआ था। खासतौर पर बात किया जाए तो अनिल टुटरेजा जो IAS हैं, उनकी पत्नी का यहाँ पर नेहरू नगर भिलाई में भी मीनाक्षी सैलून है, वहाँ पर भी अधिकारियों ने दबिश दी है। किस तरह की दबिश हुई है, उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, अभी तक क्या कोई अधिकृत रूप से सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो बताया जा रहा है वह आय से अधिक संपत्ति का मामला हो सकता है। आयकर विभाग के अधिकारी जो हैं वो तमाम पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यहाँ पर किस किस तरह से यहाँ पर इनकी संपत्ति का मामला था या और कोई बात रही थी। लेकिन फिलहाल जो आयकर विभाग की जो दबिश है उससे सारे शहर में हड़कंप मचा हुआ है और जांच अभी भी जारी है। बस्तर इलाकों को लाल आतंक के साए से मुक्त करने की लगातार जितनी भी एजेंसियां हैं सरकारी, वो अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन चिंता इस बात की सताती है कि नक्सली अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। अब ऐसे में उस विभाग की चिंता बढ़ गई है जो नक्सली क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी का जाल बिछाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उन इलाकों में काफ़ी विषम स्थितियां थी जहां पर कि कभी राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करते थे, फिर चाहे वो दंतेवाड़ा का मार्ग हो, सुकमा का मार्ग हो या फिर नारायणपुर का मार्ग हो। ऐसे मार्ग जो हैं लगभग 3 दशक से जिनमें वीरानी छाई हुई है, जहां पर अब कंकड़ पत्थर दिखते हैं सड़कों में और माइलस्टोन ये बताते हैं कि कभी यहां पर राष्ट्रीय मार्ग हुआ करते थे और एक दूसरी जगह को जोड़ा करते थे। अब उन मार्गों पर एक बार फिर से रौनक लौटाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों से लेकर के जो सड़क निर्माण के विभाग हैं, PWD विभाग, वो तैयारी कर रहा है। हालांकि RRP योजना के तहत नक्सली उन्मूलन के क्षेत्रों में काम करते हुए योजना को काफ़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद अब RRP 2 योजना के तहत तीसरे चरण का काम शुरू होना है, जिसमें बस्तर संभाग के 4 जिले जिसमें कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर की करीब 52 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। ये जो 52 सड़कें हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं और ऐसे में एक चुनौती विभाग के लिए ये होगी कि अगर उन इलाकों में सुरक्षा नहीं मिलती है तो सड़क निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस जगह पर जो स्वीकृति मिली है सरकार के माध्यम से, उसमें 2 अरब 8 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति मिली है, जिसके तहत इन सड़कों के निर्माण में खर्च आएगा। इसके अलावा बता दें कि करीब 63.308 किलोमीटर की ये सड़क बनाई जानी है। इस सड़क को बनाने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी विभाग के सामने वो सुरक्षा की है। हालांकि सुरक्षा महकमा लगातार ये दावा कर रहा है कि इन इलाकों में सुरक्षा दिए जाने की तैयारी जो है सुरक्षा विभाग पहले से कर रहा है। वहाँ पर कैंप खोले गए हैं, रोड ओपनिंग पार्टियों को उतारा जाता है और 1-1 किलोमीटर के पैच में जो है सड़कों का निर्माण कराया जाता है। ऐसे में सुरक्षा विभाग तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन PWD विभाग जो है वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है वो ये कि अगर इन इलाकों में सड़कों का निर्माण शुरू किया जाता है तो ठेकेदार की जानमाल और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बात को लेकर हालांकि PWD विभाग ने 52 सड़कों के टेंडर बुलाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है और इस पर जो खर्च आना है उसके लिए भी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा मंजूर की गई ये 52 सड़कें जो हैं क्या सुरक्षा के अभाव में फिर से वैसे ही हाल में हो जाती हैं या फिर सुरक्षा अगर मिलती है तो सड़कों का निर्माण कब तक पूरा होता है। क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि त्रिवेणी कार्य योजना के तहत सरकार नक्सली उन्मूलन क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना चाहती है ताकि गांव से लेकर के जो शहर हैं, गांव हैं, उनसे कनेक्टिविटी हो। और ऐसे में सरकार मानती है कि अगर ये तमाम चीज़ें होंगी तो नक्सलवाद का सफाया अपने आप हो जाएगा। अब इंतज़ार करना होगा कि RRP योजना यानी रोड प्लानिंग की जो योजना है तीसरे चरण की, वो कब तक सड़कों पर आती है, कब तक हकीकत में दिखाई देती है। राजनीतिक उठापटक के बीच में प्रदेश में धान खरीदी की तय सीमा समाप्त हो गई है और आज भी कई किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि कई किसान अपने धान की रखवाली करते हैं, धान खरीदी केंद्र के सामने बैठे हुए हैं। किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो अब करे तो करे क्या। तारीख बढ़ गई है, सरकार धान खरीदना बंद कर दी है, तभी अपना धान लेकर जाए तो जाए कहाँ। बहरहाल किसानों से खरीदा हुआ धान भी खुले आसमान के नीचे धान खरीदी केंद्र में पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रदेश में मौसम करवट ले रही है, मौसम में बदलाव आ रहे हैं, तो कभी भी बारिश हो सकती है। अब बारिश होने से खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ धान पूरी तरीके से भीग जाएगा और एक बार फिर सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, धान खरीदी को लेकर जिस तरीके से राजनीति गरमाई है, धान भीगने के बाद राजनीति कितना गरमाती है ये आने वाला समय बताएगा। सरकार अब ओरछा महोत्सव की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार ने ओरछा महोत्सव को लेकर तैयारियां कर ली हैं। इस ओरछा महोत्सव को नमस्ते ओरछा का नाम दिया गया है। आने वाले दिनों में ओरछा के ऐतिहासिक महत्व को विश्व पटल पर लाने की तैयारी है। सरकार आने वाले दिनों में नमस्ते ओरछा महोत्सव की तैयारी कर चुकी है,
6, 7 और 8 मार्च को ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है और सरकार पूरी तरह से इस महोत्सव को लेकर गंभीर है। यह बात मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कही है। मंत्री का कहना है कि अभी तक ओरछा के साथ भेदभाव हुआ है। केंद्र सरकार ने भी ओरछा को महत्व नहीं दिया है। साथ ही इसके पहले की भाजपा सरकार ने भी ओरछा के साथ भेदभाव किया है। तो अगर बात करें तो ओरछा में भगवान राम रजा सरकार का ऐतिहासिक मंदिर है और इसी मंदिर को पूरे देश भर में ख्याति दिलाने के लिए नमस्ते ओरछा महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। यह महोत्सव 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ओरछा पहुंचेंगे और ओरछा महोत्सव की शुरुआत करेंगे। तो कह सकते हैं कि ओरछा को विश्व पटल पर लाने के लिए सरकार काफी सजग नजर आ रही है। इसके साथ ही मंत्री ने केंद्र सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री का आरोप है कि भाजपा राम के नाम का फायदा वोट बैंक के लिए करती है, मगर राम भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं करती है। मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओरछा पहुंचे और माथा टेकें और महोत्सव में शामिल हों और साथ ही ओरछा के महत्व को और आगे बढ़ाएं। अभी तक ओरछा के साथ भेदभाव हुआ है क्योंकि यूपी सरकार ने भी ओरछा की ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार पहली बार ओरछा महोत्सव मनाने जा रही है और भगवान राम के ऐतिहासिक महत्व को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के आयोजन की तैयारी की हुई है। 6, 7 और 8 मार्च को होने जा रहे नमस्ते ओरछा को लेकर सरकार ने काफ़ी तैयारियां की हैं। इसे लेकर सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ओरछा आना चाहिए और भगवान राजा के दरबार में आकर माथा टेकना चाहिए। साथ ही ओरछा के महत्व को पूरे देश भर में ख्याति मिले, इसलिए इस ओरछा महोत्सव की तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।